नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। और साथ में हम करंट अफेयर्स को भी और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको भी देख रहे हैं। तो अपनी इस कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, इसमें मेरा सहयोग करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और सारे वीडियोस की नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और ऊंचाइयों तक पहुंच सके और आप कोई भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आपकी पसंद का हो, उसको आप क्लियर कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का टॉपिक हम। और आज का हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी से, साइंस, विज्ञान, जीव विज्ञान से। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकी की। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। और फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक और देखते हैं कि आज के पिटारे में क्या रखा है। देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। अनुवांशिकी। अगर अनुवांशिकी की बात की जाए, तो अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चरित्रों के आने का अध्ययन करना। ठीक है, एक पीढ़ी से पापा से बेटे तक, समझ लीजिए आप। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चरित्रों का, जो चरित्र ट्रांसफ़र होता है, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पीढ़ी में, जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। अक्सर आप सुनते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है माँ पे गया है, बेटे पे गया है। आखिर वो क्या होता है? वो अनुवांशिकी होता है। उसके कुछ कैरेक्टर जो से मिलते हुए फिजिकल कैरेक्टर उस समय दिख रहे होते हैं। जब बड़ा होता है बच्चा तो उसके जो बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रहने का तरीका और अन्य भी उसके लक्षण, जो फिजिकल फीचर या जिस तरह के केमिकल फीचर्स पिता या माता के होते हैं, वैसे ही बच्चों में चले जाते हैं। तो इन सभी का जो अध्ययन है वही जेनेटिक्स है। ठीक, तो अगर हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम अरस्तू ने इसका कारण जो था वो बताया कि रक्त के कारण ऐसा होता है। रक्त को इसका कारण बताया और बाद में अध्ययन किया गया कि इस पर प्रोटीन क्या कारण है, क्या प्रोटीन के विषय में अध्ययन किया गया, आरएनए पर अध्ययन किया गया और डीएनए पर अध्ययन किया गया, ये जानने के लिए कि आखिर इसका कारण क्या है। इन पर शोध हुए, इन पर शोध का कार्य हुआ और शोध के बाद में जो परिणाम मिला वो परिणाम था कि डीएनए इसका एक्चुअल कारण है। डीएनए इसका एक्चुअल कारण है, कॉज है इस अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक का लक्षणों का एक्चुअल कारण है। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण कैरेक्टर का असली कारण यही है। और अगर हम जैसे बात करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनको कहा जाता है, कहा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये क्या हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और इन्होंने किस तरीके से पता लगाने का प्रयास किया था? इन्होंने एक मटर के पौधे पर कार्य किया था। ठीक है, और मटर के पौधे के 7 चरित्रों का इन्होंने अध्ययन किया। मटर के पौधे के 7 चरित्रों का इन्होंने अध्ययन किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताए थे, कुछ नियम दिए थे। तो हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या नियम दिए थे। मेंडल के कुछ नियमों को देख लेते हैं। मेंडल ने क्या नियम दिए हैं, मेंडल के नियम। आइए देखते हैं मेंडल के नियम क्या हैं। तो एक तो इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि जो प्रभावी जीन होते हैं, प्रभावी जीन जो होते हैं, जीन और जो अप्रभावी जीन होते हैं, जो अप्रभावी जीन होते हैं,
जब इनके मध्य में संकरण होता है तो अगली पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी से सिर्फ प्रभावी जीन ही जाते हैं, प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है। तो और साथ ही इन्होंने कल्पना की, इस तरह से उन्होंने देख सकते प्रभावी और अप्रभावी की बात इन्होंने की, मतलब इन्होंने क्या कल्पना की कि जीन जो हैं वो जोड़े में मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और कुछ दूसरे नियम को। दूसरा इनका नियम था पृथक्करण का नियम, सेपरेशन का नियम, पृथक्करण का नियम। और इन्होंने बताया कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जब जाते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक इन्होंने और थर्ड नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस नियम से क्या है कि सभी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सभी जो जीन हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और वे स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। और हालांकि अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं और मतलब माना जाता है कि इनको संलग्नता कहा जाता है, तो इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। तो ये तो हो गए मेंडल के नियम। ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं शब्दावली के बारे में। बात करते हैं और देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके विषय में कितने टाइप के होते हैं। वो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके टाइप हम देखते हैं। तो जो क्रोमोसोम हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोसोम होते हैं, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, सेक्स क्रोमोसोम से क्या होगा, जो लैंगिक लक्षण होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें इनकी ऑटोसोम की, तो ये शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, विकास की काफ़ी बातें होती हैं, विकास के लिए आवश्यक हैं। जब भी चुनाव आता है तो विकास की बातें बहुत होती हैं। ठीक है। तो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। और अगर हम संख्या में बात करें तो इनकी संख्या होती है 44, और इनकी जो संख्या होती है, अगर हम मेल की बात करें
तो मेल में ये होता है एक्स वाई, और जानते हैं 46 टोटल होता है, तो 2 यहाँ पे आए, 44 उधर गया तो यहाँ पे 2 आएंगे। यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है एक्स एक्स। ठीक है, यही एक्स वाई जब मिलते हैं तो पुत्र होता है, और एक्स एक्स मिलते हैं तो पुत्री होती है। तो इसके बाद में हम कुछ आनुवंशिक बीमारियों की जैसे हम बात करते हैं, हम कुछ आनुवंशिक बीमारियों की बात करते हैं। अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आनुवंशिक बीमारियां। तो क्या होता है कि कई बार क्रोमोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं या कुछ बदलाव आ जाते हैं या कुछ खराबी आ जाती है, जिस कारण से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो जैसे सिंड्रोम हम कहते हैं, सिंड्रोम एक शब्द होता है। सिंड्रोम का अर्थ होता है बीमारी के समूह का आक्रमण, बीमारी के समूह का आक्रमण। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संरचना वगैरह होती है, क्रोमोसोम संरचना में या तो परिवर्तन हो जाता है या कुछ खराबी आ जाती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और बातें करते हैं कुछ। तो जैसे जो अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टाइप में रहता है। एक होता है संरचनात्मक, एक होता है संरचनात्मक, और दूसरा होता है संख्यात्मक। दूसरा क्या होता है, संख्यात्मक। ठीक है, दूसरा होता है संख्यात्मक। तो संरचनात्मक में क्या हो जाते हैं, ऑटोसोमल, या सेक्स क्रोमोसोम, इनमें होने वाले जो परिवर्तन इसको होते हैं इनके कारण। ठीक है, फर्दर इसमें जानते हैं हम एक्स और वाई जो होते हैं उनके वजह से, एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं उनके कारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते हैं। हस्तांतरण होता है इनका। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हुआ, संख्यात्मक। इसमें भी वही सेक्स क्रोमोसोम तो हमारे 2 है ना, एक ऑटोसोमल और दूसरे हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, इसमें भी वही एक्स और वाई, और इनमें अगर समस्या आती है तो ये नपुंसक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नपुंसकता की समस्या इनमें आ जाती है। नपुंसकता आ गई तो पीढ़ी वाला तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसकी संरचना में भी जो अगर परिवर्तन आता है तो उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन से बीमारियां। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप अक्सर नाम सुनते होंगे, कलर ब्लाइंडनेस अक्सर आप नाम सुनते होंगे। रंग वर्णांधता, फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है ये सब चीज़ें। तो इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, एक साथ अगर 2 से 3 रंग आ जाएं, कलर आ जाएं, तो उनमें विभेद नहीं कर पाता, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे लाल व हरा आ गया, लाल हरा, लाल नीला। ठीक है, और इस तरीके के अगर आ जाएं तो लाल हरा नीले के कारण इन सब में विभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है, जो एक्स संरचना होती है, एक्स गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें महिला को,
अगर हम महिला को मान लेते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक्स होता है, ठीक। तो या तो इसमें कंडीशन हो सकती है कि किसी एक एक्स में प्रॉब्लम हो, एक्स हो इस तरीके से, और दूसरा यह हो सकता है दोनों में समस्या हो, XC और XC, ठीक है। तो अगर एक तो सही है तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, महिला को नॉर्मल है, लेकिन जब ये इसका XC हो है, ये पुरुष का XY है, XC और XY है ना, पुरुष का ये होता है, महिला का ये होता है, और जब इस तरीके से XX बनता है तो फीमेल बनती है, और XY होता है तो मेल बनता है। तो इसमें से अगर हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, और हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन बने, और ये पॉसिबिलिटी है कि इसका कॉम्बिनेशन बने, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका कॉम्बिनेशन बने, मतलब या तो XX और XY बना, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि XC और X बने और XC और Y बने। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे X और XY बना, तो यहाँ पे तो समस्या नहीं आएगी रक्त वर्णांधता की, और यहाँ पे भी रक्त वर्णांधता की समस्या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन वाहक वो बन जाएगा, क्योंकि अगली पीढ़ी को तो जा सकता है। और यहाँ पे Y के में तो कोई है ही नहीं, और X वाला जो है उसमें समस्या है, तो यहाँ पे क्या, रक्त वर्णांधता की समस्या हो जाती है। तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसमें क्या होगा, अगर महिला के X क्रोमोसोम में समस्या है, तो पुरुष बेचारा क्या होगा, जो बच्चा नया पैदा होगा उसमें क्या होगी, रक्त वर्णांधता की समस्या आ जाएगी। तो ये क्या होते हैं, एक तरह से वाहक होते हैं, ये वाहक होते हैं, ठीक है। और अगर हम XC की बात कर लेते हैं, तब तो फिर कोई चांस ही नहीं है। XC XY, अगर इनमें हम जाएंगे तो तब भी X बना तो ये वाहक बन गए, और XCY बन गया, तो ये तो फिर क्या हुआ, XC और Y जो हुआ तो इनमें हो ही गया, रक्त वर्णांधता आएगा ही। फिर इसी तरह से यहाँ पे इस वाले से और यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से भी हमारा क्या है, एक हमारा XC और X है, और XCY है, तो मतलब 50% चांस बन रहा है कि वो वाहक बन जाएगा, 50% चांस बन रहा है कि 100% उसको रक्त वर्णांधता हो ही जाएगा। तो और ये अपने आप में स्वयं भी महिला अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड महिला भी है, अफेक्टेड महिला है तो वाहक तो होगी, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, और पुरुष में क्या होता है, अगर XY पुरुष में होता है और पुरुष में X में अगर समस्या आ गई तो वो अफेक्टेड होगा ही होगा, ये अफेक्टेड होगा ही होगा। तो इस तरीके से रक्त वर्णांधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, अभी फिर से देखते हैं, XC है और XY था, ठीक, XY था, तो एक तो हमारा क्या हुआ, इसमें से X बन सकता है, एक हमारा XY बन सकता है, एक हमारा XC बन सकता है, और एक हमारा XCY बन सकता है, ठीक है। तो 100% बीमार अगर कहा जाए तो सिर्फ यही है, ये क्या होगा, वाहक होगा, और ये कोई समस्या नहीं, ये कोई समस्या नहीं। तो आप कह सकते हैं ना कि 25% बीमारी, ठीक है। और अगर आप बात करें पुरुषों में, तो ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, दो पुरुषों में एक पुरुष को है, तो मतलब 50% पुरुष अफेक्टेड हुए, 50% पुरुष अफेक्टेड हुए, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा रक्त वर्णांधता के विषय में हो जाता है। दूसरा एक और हम बीमारी देखते हैं, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया, इसको रॉयल बीमारी भी कहा जाता है, हीमोफीलिया। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि रॉयल बीमारी क्या है, तो हीमोफीलिया है। क्या कहा जाता है इसको, रॉयल बीमारी, शाही बीमारी है भैया ये, ठीक है। और ऐसा इसलिए है कि जो रॉयल ख़ानदान कहाँ का, ब्रिटेन का है, जो एलिजाबेथ का परिवार है, ब्रिटेन का महारानी का परिवार, क्राउन का परिवार, उसको ये समस्या है, ठीक है, उनको ये समस्या है, इसलिए इसको रॉयल फैमिली कहते हैं, रॉयल बीमारी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का जो होता है ये देरी से बनता है। क्या होता है, देरी से बनता है,
देरी से बनता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, फिर इसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, यदि इसमें क्या होता है कि यदि जो वाहक महिला है उसका विवाह इस तरीके से अगर ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति से हो जाए, तो बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से कौन कौन सी हमारी दो बीमारियां प्रमुख हो गई, एक तो रक्तवर्णांधता और एक हीमोफीलिया। अब हम देख लेते हैं कि कुछ वाई क्रोमोसोम की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके विषय में भी जान लेते हैं अगली स्लाइड में चलते हैं और वाई क्रोमोसोम की वजह से होने वाली बीमारियों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, यदि हम वाई क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, तो आप बताइए कि वाई क्रोमोसोम महिलाओं में मिलेगा या पुरुषों में मिलेगा? जाहिर सी बात है सिर्फ पुरुषों में होता है, तो ये बीमारी किस में होती है? सिर्फ पुरुषों में ही होगी, सिर्फ पुरुषों में ही होगी। पुरुष उधर भी मारा जा रहा था एक्स से भी, और वाई से तो मारा ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो कभी कभी क्या होता है, शरीरों पर बालों का घनत्व बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। और हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है, शरीर पर बालों का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और एक वही जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, गंजापन भी इसी के कारण हो सकता है। कमी के कारण में क्या हो जाता है, गंजापन, समय से पहले बाल चले जाना, गंजापन। इसीलिए अक्सर पुरुष गंजे हो जाते हैं बेचारे। आप देखते हैं कि उनके आधे से ज़्यादा बाल तो झड़ चुके होते हैं। ठीक, उसके बाद में ऑटोसोम्स की संरचना में होने वाले परिवर्तन से बीमारियों को हम देखते हैं। ऑटोसोम्स की संरचना में होने वाले परिवर्तन, इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है सिकल सेल कह सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसे हसियाकार आरबीसी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हसियाकार आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसका आकार क्या होता है, हसियाकार हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे जो रक्त में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, और जो भी व्यक्ति अगर ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए अगर कोई व्यक्ति, तो ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन इसको एक फ़ायदा भी होता है, वो फ़ायदा ये होता है कि इसको कभी मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसका शेप ऐसा जब हो जाता है हंसी आकार में, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाती है और इसी कारण से थकान सी महसूस होने लगती है। सप्लाई कम होने से क्या होता है, थकान लगने लगती है और ज़्यादा देर तक वो काम नहीं कर पाता है। एक और बीमारी देखते हैं इसी से, थैलेसेमिया नाम है उसका। क्या नाम है, थैलेसेमिया। बहुत अजीब से नाम है, थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया की अगर हम बात करें तो इस बीमारी में व्यक्ति में जन्मजात हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, जन्म से ही हीमोग्लोबिन निर्माण कम होता है।
ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है, रक्त की बीमारी उसको होती है और जन्म से ही एनीमिया ग्रसित होता है, जन्म से ही एनीमिया ग्रसित होता है थैलेसेमिया में। और ये भी भाई ये कहानी इसकी भी कि लंबे समय तक ये भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है फिनाइल, बहुत बड़ा सा नाम है, फिनाइल इथालीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है। इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है, बस इतना याद रख लीजिए, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। इसको एलामीन कहते हैं, यहाँ पे एलामीन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है और इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता, और अक्सर जो मूत्र होता है वो काले रंग का होता है, मूत्र काले रंग का होता है और मस्तिष्क का विकास कम हो पाता है। तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद में एक तो हमारा क्या था, रक्त वर्णांधता था ना, और एक होता है रंगहीनता, वो इसकी कमी से होता है, रंगहीनता। इसमें क्या होता है, शरीर में मिलेनिन की कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, शरीर पर रंग नहीं होता, शरीर पर रंग होता ही नहीं है। फिर रंग, आपने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा, उनके शरीर पर रंग नहीं होता, उनका पूरा शरीर कैसे वाइट बॉडी का होता है। अक्सर आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा, उनका शरीर, उनके समस्या यही होती है, वाइट बॉडी का शरीर होता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जब धूप में जाते हैं तो उनका शरीर एकदम लाल कलर का हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक और हम देखते हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम, एक और बीमारी देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं ना, तो उसमें जो 5th गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम जो होता है, इस तरह 5वां जो गुणसूत्र होता है, उसके टूटने से क्या होता है कि ये बीमारी होती है। जो बच्चे जैसे रोते हैं, जब इनमें ऐसे बच्चे रोते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है बिल्ली जैसी आती है, जैसे बिल्ली रो रही हो, ऐसा लगता है कि बिल्ली जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी ऑटोसोम से। ठीक है। इस पार्ट के लिए इतने ही रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन से जो बीमारियां होती हैं उनको विषय में हम देखेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम बात करेंगे DNA, RNA और प्रोटीन संश्लेषण के विषय में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारा चीज़ें नोट कर लिया होगा। थैंक यू।